Hello students of class 9, this is Karishma Bhagani. This is the video for your revision of PT2. Your PT2 consists chapter 2 of history, that is socialism in Europe and the Russian Revolution. So let's begin with the summarization of this whole chapter. The age of social change. सोशल चेंज कहाँ से स्टार्ट हुआ था? जब रिवॉल्यूशन फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था तब एक ड्रामेटिक चेंज की ज़रूरत पड़ गई थी, जिस वे में सोसाइटी स्ट्रक्चर होनी थी। यूरोप में हर कोई चेंज नहीं चाहता था, लेकिन कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन तो कोई भी नहीं चाहता था। लेकिन कुछ थे कंजर्वेटिव्स, कुछ लिबरल्स थे और कुछ रेडिकल्स थे। अब तीनों की थिंकिंग कैसी कैसी थी तीनों कम्युनिटीज़ की, वो देखते हैं। लिबरल्स वांटेड अ नेशन जो कि सारे रिलीजन्स को टॉलरेट करता हो। लिबरल्स चेंज के सपोर्ट में थे और वो एक ऐसा नेशन चाहते थे जो कि सारे रिलीजन्स को टॉलरेट करता हो। उन्होंने आर्ग्यू किया, उन्होंने डिबेट किस बात की पे किया, वो किस बात के सपोर्ट में थे कि एक ऐसी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो जो कि वेल ट्रेंड जुडिशरी के थ्रू जो लॉज इंटरप्रेट होंगे उनको फॉलो करे, और इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स, मतलब कि जो जुडिशरी उन लॉज को बनाए उनमें ऑफिशियल्स और रूलर्स का डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, और वो डेमोक्रेट्स नहीं थे। ठीक है। रेडिकल्स के बारे में अगर हम देखें तो रेडिकल्स एक ऐसा नेशन चाहते थे जहाँ पे गवर्नमेंट्स मेजोरिटी के बेस पर हो। कंट्री की पॉपुलेशन में जो भी कम्युनिटी मेजोरिटी में हो उनके बेस पर गवर्नमेंट चले। उन्हें ये नहीं पसंद था कि प्रॉपर्टी कुछ ही लोगों के हाथ में रहे, लेकिन वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के एग्जिस्टेंस से भी मतलब उनको डिसलाइक नहीं करते थे। ऐसा नहीं था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जिनके पास थी वो उनको डिसलाइक करते थे, लेकिन प्रॉपर्टी अगर कुछ ही लोगों के हाथ में है और ज़्यादा लोग कुछ लोगों के हाथ में नहीं है तो वो चीज़ उनको नहीं पसंद थी। कंजर्वेटिव्स रेजिस्ट करते थे चेंज को। कंजर्वेटिव्स नहीं चाहते थे कि चेंज हो, क्योंकि वो लोग समझते थे कि ये हमारी स्लो जो हिस्ट्री है वो चेंज को स्लोली एक्सेप्ट करते थे, और वो सोचते थे कि ये जो हमारा सोशलिज्म अभी चल रहा है उसके कुछ लिंक्स जुड़ी हुई हैं हमारे पास्ट से, और वो अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। सो तीनों की ही थिंकिंग्स अपने अपने वे में सही थी। इंडस्ट्रीज़ एंड सोशल चेंज। सोशल चेंज का इंडस्ट्रीज़ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा? ये वो टाइम था जब इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस होने थे, यानी कि जब भी सोशल चेंज इंडस्ट्रीज़ में हुआ था तो इकोनॉमिकली भी सोसाइटी चेंज हुई थी। मैन, वीमेन और चिल्ड्रन उनको फैक्ट्रीज़ में पुश कर दिया गया था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा था रशिया में। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बढ़ने के चक्कर में क्या हुआ था स्टूडेंट्स, कि वहाँ पर मैन, वीमेन और चिल्ड्रन को इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में लो वेजेस पर काम करना पड़ता था, और लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे वो मेनली फैक्ट्रीज़ को ओन करते थे, फैक्ट्री ओनर्स थे। तो उनको ऐसा लगा कि वर्कर्स के लिए भी कुछ एफ़र्ट्स इनकरेज करने चाहिए उनकी हेल्थ के लिए, क्योंकि अगर वर्कर्स की हेल्थ अच्छी रहेगी तो उनको प्रॉफिट अच्छा मिलेगा, क्योंकि वो फैक्ट्री ओनर्स थे। तो वो वर्कर्स के लिए कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाहते थे। यूरोप में सोशलिज्म कब हुआ? सोशलिस्ट जो थे, कुछ सोशलिस्ट थे जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे, जो कि सोसाइटी के बारे में सोचते थे। ठीक है। अब ये तीनों में से हो सकते थे, कुछ रेडिकल्स थे, कुछ लिबरल्स थे, कुछ कंजर्वेटिव्स थे जो ये सोचते थे कि सोसाइटी में प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, जो लोग हैं, जो पीजेंट्स हैं, उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दे हैड डिफरेंट विजन्स फॉर द फ्यूचर, और उनके फ्यूचर के विजन कुछ अलग ही थे। कुछ बिलीव करते थे कि कोऑपरेटिव्स होनी चाहिए, और कुछ ऐसी गवर्नमेंट्स कुछ ऐसी डिमांड्स रखते थे कि गवर्नमेंट्स को कोऑपरेटिव्स को इनकरेज करना चाहिए। कोऑपरेटिव्स क्या होता है स्टूडेंट्स? जब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर सारे लोगों के हक के साथ, यानी कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, उसमें इंडिविजुअल किसी का कोई राइट नहीं होता है, पूरे ग्रुप का राइट होता है, उसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ ऐसे सोशलिस्ट के नाम हैं जैसे कि कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स। वो क्या सोचते थे कि इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी जो है वो कैपिटलिस्ट है, यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ को चलाने वाला है
वो कौन है? कैपिटलिस्ट है, यानी कि रेडिकल्स और लिबरल्स जो कि इंडस्ट्रीज़ को ओन करते थे। मार्क्स का मानना था कि सोशलिस्ट सोसाइटी वुड फ्री द वर्कर्स फ्रॉम कैपिटलिज्म, और अगर एक सोशलिस्ट सोसाइटी बन जाती है तो वर्कर्स को कैपिटलिज्म से फ्री होना पड़ेगा। दिस वुड बी कम्युनिस्ट सोसाइटी। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स क्या चाहते थे कि जो सोसाइटी को ओन करते हैं लिबरल्स और रेडिकल्स, उनसे वर्कर्स को फ्री कर देना चाहिए और एक ऐसी सोसाइटी बनानी चाहिए जिसका नाम रखना चाहिए कम्युनिस्ट सोसाइटी, जो कि वर्कर्स के लिए काम करे। सोशलिज्म गिवन सपोर्ट, सोशलिज्म को सपोर्ट कब मिला? जब जर्मनी और इंग्लैंड में वर्कर्स ने अपनी अपनी एसोसिएशंस बनाना स्टार्ट कर दिया और बेटर लिविंग कंडीशन के लिए फ़ाइट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने फंड सेटअप करने स्टार्ट कर दिए और उनकी डिमांड्स क्या क्या थी? रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड राइट टू वोट। रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट कहाँ से हुआ? जब रशियन रिवॉल्यूशन हो रहा था 1914 में, तो सार निकोलस सेकंड रूल करते थे रशियन एम्पायर को। तब वहाँ की इकोनॉमी और सोसाइटी कैसी थी? मोस्ट ऑफ द रशियन पॉपुलेशन वर एग्रीकल्चरिस्ट, रशिया की बहुत सारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चरिस्ट थी, पीजेंट्स थे। इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही थी जिसमें मोस्टली प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। वर्कर्स को डिवाइड कर दिया गया था ग्रुप्स में, लेकिन फिर भी वो यूनाइटेड तब हुए जब वो अपनी वर्किंग कंडीशन से डिससेटिस्फाइड थे, यानी कि ग्रुपिज्म होने के बाद भी सारे वर्कर्स के लिए जो लिविंग कंडीशंस थी उनसे तो दोनों ही ग्रुप्स डिससेटिस्फाइड थे। दैट इज़ वाई तब वो यूनाइट हो गए, उन्होंने स्ट्राइक के लिए यूनिटी में स्ट्राइक करी। पीजेंट्स हैड नो रिस्पेक्ट फॉर नोबिलिटी, जो किसान होते थे वो अपने ज़मींदारों की, यानी कि जिनकी लैंड पे वो वर्क करते थे, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। वेरी अनलाइक द फ्रेंच पीजेंट, और फ्रेंच पीजेंट्स करते थे, सिर्फ पूरे रशियन एम्पायर में सिर्फ फ्रेंच पीजेंट्स ही नोबिलिटीज़ की रिस्पेक्ट करते थे। बाकी किसी भी कंट्री में पीजेंट्स जो थे वो नोबिलिटी की रिस्पेक्ट नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उनको बेटर लिविंग कंडीशंस नहीं मिल रही थी। Russian peasants were only peasants community which pooled their land and commune divided it। और रशियन पीजेंट पहली पीजेंट कम्युनिटी थी, पहली किसानों की एक ऐसी कम्युनिटी थी जिन्होंने अपनी लैंड को अपनी कम्युनिटी में पुल किया, यानी कि उस पर सीज कर लिया, उसको हड़प लिया नोबिलिटी से, और कम्युनिटी ने ही उस लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया। वो कैसे किया वो हम आगे पढ़ेंगे। सोशलिज्म इन रशिया, रशिया में सोशलिज्म कैसे हुआ? ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। 1914 के पहले रशिया में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो इलीगल थी। इलीगल क्यों? क्योंकि सार नहीं चाहते थे, जो वहाँ पे रूल करते थे, मोनार्की रूल चल रहा था और सार निकोलस सेकंड वहाँ पे रूल कर रहे थे, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को लीगल नहीं मानते थे। द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, SDLP, ठीक है। तो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी 1900 में बनी थी और वो किसके लिए वर्क करती थी? पीजेंट्स को अपना हक दिलाने के लिए, और जो नोबल्स यानी कि ज़मींदारों के पास उनकी ज़मीन है उसको दिलाने के लिए उनके लिए स्ट्रगल कर रही थी ये पार्टी। तो जैसे ही पीजेंट्स में लैंड का बंटवारा होना चालू हुआ, ये फील किया गया कि वर्कर्स नहीं, इस रिवॉल्यूशन का मेन सोर्स कौन है? पीजेंट्स हैं, किसान हैं। मतलब वर्कर्स की लिविंग कंडीशन पे भी रिवॉल्यूशन हो ही रहा था, लेकिन उसके पहले जब ज़मीन का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तब एक लेनिन जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के पहले चले गए थे यूरोप से, वो रिटर्न होके आए थे और उनका मानना ये था कि पीजेंट्स जो हैं वो इस रिवॉल्यूशन का मेन सोर्स हैं और वही होने चाहिए। बट लेनिन डिड नॉट एग्री विद दिस एज ही फेल्ट दैट पीजेंट्स वर नॉट इन वन सोशल ग्रुप। लेकिन लेनिन को लगता था कि एक ही सोशल ग्रुप में सारी कास्ट के पीजेंट, सारी कास्ट के किसान नहीं होने चाहिए। और तब जो सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी थी वो पार्टी डिवाइड हो गई थी बोल्शेविक्स में और मेंशेविक्स में। तो लेनिन के डिसएग्रीमेंट पे जो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी थी, जो लेबर के पीजेंट्स के राइट्स के लिए लड़ती थी, वो डिवाइड हो चुकी थी बोल्शेविक्स में और मेंशेविक्स में। ओके,
द 1905 रिवॉल्यूशन, रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी। 1905 में भी रशिया क्या थी, एक ऑटोक्रेसी थी, और जो वहाँ के किंग थे सार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, तो वो पार्लियामेंट के रूल्स को फॉलो नहीं करते थे। लिबरल्स क्या चाहते थे कि वो सार की जो रूल है, रूलिंग पावर है, उसको ख़त्म कर दें। वो उन्होंने वर्क किया कंटिन्यूसली, और उन्होंने अपनी डिमांड क्या रखी थी 1905 के रिवॉल्यूशन में, कि एक अलग नया कॉन्स्टिट्यूशन हो। ब्लैक संडे इज़ एन इंसिडेंट स्टूडेंट्स, तो इस इंसिडेंट को हमें याद रखना है 1905 रिवॉल्यूशन के अंदर। Prices of essential goods rose so quickly by 1904 that the real wages declined by 20%. एसेंशियल गुड्स की मतलब ज़रूरत के सामानों की प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी 1904 में कि लेबर की जो रियल वेजेस थी, मतलब पहले उनकी वेजेस में अगर जितना सामान आ पाता था, अब उनकी रियल वेजेस कम हो गई थी 20% में। मतलब कि अब उनकी जितनी भी वेजेस रह गई थी, यानी कि जितनी भी प्राइसेस बढ़ गई थी, उसकी वजह से उनका 100% सामान अब 80% ही आ पा रहा था, 20% का रिडक्शन हो गया था। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में पुतिलोव आयरन वर्क्स इस फैक्ट्री के 4 मेंबर्स को डिसमिस कर दिया गया क्योंकि वो रिवॉल्यूशन कर रहे थे। एक्शन वॉज कॉल्ड फॉर, और इस एक्शन के लिए 1,10,000 वर्कर्स जो कि सेंट पीटर्सबर्ग में थे, वो स्ट्राइक पर चले गए थे, और उन्होंने अपनी डिमांड्स क्या रखी थी कि उनको वर्किंग आवर्स लेस चाहिए थे और उनकी वेजेस इंक्रीज़ करके दे दी जाए। तो इस प्रोसेशन की वजह से, प्रोसेशन यानी कि जब बहुत सारे लोग झुंड बना के अटैक करते हैं, किसी चीज़ के अगेंस्ट होते हैं, तो वो प्रोसेशन निकालते हैं। उस प्रोसेशन को पुलिस और कॉसेक्स ने अटैक किया था, और तब 100 वर्कर्स मारे गए थे, और बहुत सारी स्ट्राइक्स होने लगी थी एज इट्स रिएक्शन, और लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करी। तो इतना सब हो जाने के बाद में सार जो किंग थे वहाँ के, उन्होंने अलाउ किया कि एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बने जिसका नाम क्या रहो, ड्यूमा। और सार ने फर्स्ट ड्यूमा को 75 डेज़ के अंदर ही डिसमिस कर दिया था, और उन्होंने सेकंड ड्यूमा के इलेक्शंस अनाउंस कर दिए थे, क्योंकि जो फर्स्ट ड्यूमा बनी थी वो सार के अगेंस्ट वर्क कर रही थी। तो इस इंसिडेंट को हम लोग ब्लडी संडे बोलते हैं, जो कि 1905 का इंसिडेंट था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया किसके अगेंस्ट, जर्मन और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर कर रहा था। रशिया में वॉर इनिशियली बहुत पॉपुलर था क्योंकि लोग जो थे वो सार के सपोर्ट में रिलीज़ करते थे, सार निकोलस सेकंड के सपोर्ट में रिलीज़ करते थे। बट सपोर्ट ग्रू थिन, लेकिन जैसे जैसे वॉर चलता गया वैसे वैसे उनका सपोर्ट कम होता गया। एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स रैन हाई, और एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स बढ़ने लगे थे क्योंकि रशिया जो था वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया से हारने वाला था, और जर्मन के अगेंस्ट जो लोगों का गुस्सा था वो बढ़ता जा रहा था। तो रशिया की जो आर्मीज़ थी वो बैडली हार चुकी थी जर्मनी और ऑस्ट्रिया से। 7 मिलियन कैजुअलिटीज़ और 3 मिलियन रिफ्यूजीज़ इन रशिया में 7 मिलियन लोग घायल हो चुके थे और 3 मिलियन लोग मर चुके थे। और वॉर वॉज ऑल्सो अफेक्टेड द इंडस्ट्री, इस वॉर की वजह से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से इंडस्ट्रीज़ को भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। लेबर शॉर्टेज हो गया था, बहुत सारे लोग मर चुके थे, रेलवे लाइंस बंद हो चुकी थी, स्मॉल वर्कशॉप्स बंद हो चुकी थी, और इसी वजह से दाना यानी कि ग्रेन, और उसी ग्रेन कम होने की वजह से ब्रेड की भी शॉर्टेज होने लगी थी। द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्रिड, वॉट इज़ पेट्रोग्रिड स्टूडेंट्स? पेट्रोग्रिड सेंट पीटर्सबर्ग ही है। सेंट पीटर्सबर्ग जो है एक जर्मन नेम है, लेकिन एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स बढ़ने के कारण सेंट पीटर्सबर्ग को पेट्रोग्राड नाम दे दिया गया था। तो पेट्रोग्रिड में जो रिवॉल्यूशन हुआ था फरवरी में, उसके इवेंट्स हम देखते हैं क्या क्या इंसिडेंट्स हुए थे। 1917 के विंटर में पेट्रोग्रिड की हालत बहुत ख़राब थी, वहाँ पर फूड शॉर्टेज थी वर्कर्स के क्वार्टर्स में, और 22 फरवरी को
फैक्ट्री में से कुछ वर्कर्स ने निकल कर मोस्ट ऑफ 50 अदर फैक्ट्रीज़ के वर्कर्स ने उनको ज्वाइन किया था और उन्होंने क्या किया था, एक स्ट्राइक करी थी। विमेन ने भी इन स्ट्राइक्स में पार्टिसिपेट किया था और इसीलिए उस दिन को क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल विमेंस डे। गवर्नमेंट ने, यानी कि जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट, वहाँ पे कर्फ्यू लगाया था और फैशनेबल एरिया के क्वार्टर्स में एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स में जो थी वो वर्कर्स से सराउंड हो चुकी थी, क्योंकि वर्कर्स फैक्ट्री से निकल कर क्या कर रहे थे, रिवॉल्यूशन कर रहे थे। तो 24 एंड 25 फरवरी को, फरवरी रिवॉल्यूशन स्टूडेंट, सो 24 एंड 25 फरवरी को गवर्नमेंट ने कैवलरी को और पुलिस को बुलाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत नाजुक हो गई थी, कंडीशंस बहुत ज़्यादा वीकेंड हो गई थी। 25 फरवरी को गवर्नमेंट ने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। स्टूडेंट्स, पहले जब ड्यूमा सस्पेंड हुई थी, फर्स्ट ड्यूमा जब सस्पेंड हुई थी तो उन्हें सार निकोलस ने किया था। सेकेंड ड्यूमा जो सस्पेंड हुई है तो वो 25 फरवरी को गवर्नमेंट ने सस्पेंड किया है। एंड पॉलिटिशियंस स्पोक अगेंस्ट दिस मेजर, और कुछ पॉलिटिशियंस ने इस मेजर के अगेंस्ट भी बात क्रिटिसिज्म किया था। द पीपल वर आउट विथ फोर्स वंस अगेन, लेकिन ड्यूमा सस्पेंड होने के बाद भी लोगों की जो हिम्मत थी तो वो ब्रेव थे, दैट इज़ वाई फिर से वो लेबर जो थे वो फोर्स में आ गए। 27 को पुलिस हेडक्वार्टर को उन्होंने रैंसैंक कर दिया, मतलब उन पर हमला कर दिया। कैवलरी वॉज कॉल्ड आउट अगेन। व्हाट इज़ कैवलरी? कैवलरी इज़ द आर्मी विथ हॉर्सेस। An officer was shot at the barracks of regiment over regiment's mutinied, voting to join the striking workers gathered to form a Soviet or council. स्टूडेंट्स, क्या हुआ था कि एक ऑफिसर को, आर्मी के एक रेजिमेंट में से एक ऑफिसर को शॉट कर दिया था, गवर्नमेंट ऑफिसर को। तो आर्मी खुद वर्कर्स पे क्या नहीं करना चाहती थी, उन पर शूट नहीं करना चाहती थी। तो स्ट्राइकिंग वर्कर्स को ज्वाइन करते हुए बहुत सारे आर्मी वर्कर्स ने भी एक सोवियत बना लिया। दिस वॉज पेट्रोग्रेड सोवियत। इस सोवियत का नाम क्या था? पेट्रोग्रेड सोवियत। अ डेलीगेशन वेंट टू मीट सार। मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज हिम टू एब्डिकेट। और मिलिट्री कमांडर्स क्या चाहते थे कि सार निकोलस क्या करें, त्याग दें रशिया को। द सार एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च। 2 मार्च को सार ने एब्डिकेट कर दिया। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी थी सोवियत और ड्यूमा लीडर्स को मिलके, ताकि ये दोनों मिलकर कंट्री को चला सकें। द पीपल इन्वॉल्व वर पार्लियामेंट्रियंस, वर्कर्स, विमेन वर्कर्स, सोल्जर्स एंड मिलिट्री कमांडर्स। तो ये सारे लोग इन्वॉल्व थे फरवरी रिवॉल्यूशन में। लेट्स कम टू द इफ़ेक्ट्स ऑफ फरवरी रिवॉल्यूशन। फरवरी रिवॉल्यूशन से हुआ क्या? रिस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशंस वर रिमूव्ड। पहले पब्लिक मीटिंग्स और एसोसिएशंस पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे सार निकोलस सेकंड ने, वो ख़त्म हो गए थे। हर जगह सोवियट्स बनने जा रही थी। सोवियट्स यानी कि कुछ लेबर और आर्मी मिलकर अपनी अपनी सोवियट्स फॉर्म कर रही थी। इंडिविजुअल एरियाज़ में फैक्ट्री कमिटीज़ बन रही थी, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट जिस तरीके से फैक्ट्रीज चलाते हैं उन पर क्वेश्चंस कर सकती थी। सोल्जर्स कमेटी आर्मी में बन रही थी। और जैसे ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने देखा कि उनकी पावर कम हो रही है, गवर्नमेंट की पावर कम हो रही है और बोल्शेविक्स का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, तो उन्होंने कड़े मेजर्स लेना स्टार्ट कर दिए। बोल्शेविक्स के अगेंस्ट थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ओके, इट रेजिस्टेड अटैम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड अरेस्टेड लीडर्स। और उन्होंने क्या किया, वर्कर्स के जो अटैम्प्ट्स थे ताकि बोल्शेविक इन्फ्लुएंस और भी बढ़े, उन अटैम्प्ट्स को रोका, रिप्रेस किया और लीडर्स को, उनके लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। पीजेंट्स और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी लीडर्स प्रेस्ड फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी लीडर्स जो थे स्टूडेंट्स, तो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पीपल, ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन्स बोलते हैं। ओके, क्योंकि ये लोग ग्रीन्स, इनका सिंबॉलिक है ग्रीन्स। सो इन्होंने लैंड का रिडिस्ट्रीब्यूशन गांव में, यानी कि कंट्री साइड में लैंड के रिडिस्ट्रीब्यूशन पे ज़्यादा रिप्रेशन डाला और लैंड कमिटीज़ बनी, जिन्होंने किसानों का जो सीजर था, सीजर यानी कि नोबिलिटीज़ से जो अपनी ज़मीन का उनको हक दिलाना था, तो इन कमिटीज़ ने, लैंड कमिटीज़ ने जुलाई और सितंबर के बीच में पीजेंट्स को साइज करने में हेल्प किया।
अक्टूबर रिवॉल्यूशन क्या था? ऑन 16 अक्टूबर 1917, लेनिन persuaded Petrograd Soviet and Bolshevik party to agree to a socialist seizure of power. लेनिन ने क्या किया? पेट्रोग्राड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को परसुएट किया कि वो एग्री करें कि पावर का जो सीजर है, पावर का जो हक है, वो पूरी सोसाइटी को मिले। तो एक मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी बनी जो कि सोवियत ने ही बनाई थी ताकि सीजर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया जाए। सीजर मतलब जो ज़मीनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना था। तो इसके लिए अपराइजिंग बनी 24 अक्टूबर को, क्योंकि कुछ रेडिकल्स और लिबरल्स नहीं चाहते थे कि इस पूरी सोसाइटी का हक हो उन ज़मीनों पे, क्योंकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट तो थे नहीं। तो दैट इज़ वाई अपराइजिंग बिगिन हुई और प्राइम मिनिस्टर कैरेंस की जो थे उन्होंने सेना को इकट्ठा करने के लिए सिटी को छोड़ा। मिलिट्री मैन जो कि गवर्नमेंट से लॉयल थे, उन्होंने बोल्शेविक के न्यूज़पेपर्स की 2 बिल्डिंग्स को सीज़ किया और गवर्नमेंट के सपोर्ट में जितनी भी सेनाएं थी उन्होंने टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिसेस को टेक ओवर कर लिया, उन पर अटैक करना स्टार्ट किया और विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया। लेकिन मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी जो थी, जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट थी, तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिसेस को सीज़ करना स्टार्ट कर दिया और मिनिस्टर्स को भी अरेस्ट कर लिया। ऑरोरा शिप थी जिसका नाम था, शिप का नाम था ऑरोरा, जिसने विंटर पैलेस पे अटैक किया और दूसरे शिप्स ने कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स से वहाँ पर हमला किया। बाय नाइट द सिटी हैड बीन टेकन ओवर, मिनिस्टर्स हैड सरेंडर्स। और रात के होते होते सिटी पर बोल्शेविक्स का इन्फ्लुएंस बढ़ चुका था और सारे मिनिस्टर सरेंडर कर चुके थे। तो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स ने अनाउंस किया पेट्रोग्राड में कि बोल्शेविक एक्शन है, अब बोल्शेविक्स रूल कर रहे थे। मॉस्को में हैवी फाइटिंग हुई थी और दिसंबर तक, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक बोल्शेविक्स ने मॉस्को और पेट्रोग्राड एरिया को भी कंट्रोल कर लिया था। तो अक्टूबर रिवॉल्यूशन में कौन कौन इन्वॉल्व था? लेनिन, द बोल्शेविक्स एंड ट्रूप्स, दैट इज़ प्रो गवर्नमेंट। अक्टूबर रिवॉल्यूशन के इफ़ेक्ट्स क्या क्या थे? मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917। नेशनलाइज्ड हो चुका था इंडस्ट्रीज़ और बैंक्स का। लैंड को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया था और पीजेंट्स को, किसानों को अलाउ कर दिया था कि वो नॉबिलिटी की लैंड को सीज कर सकें। ओल्ड टाइटल्स का यूज़ जो था वो बैन हो गया था, यानी कि एरिस्टोक्रेसी क्लास ख़त्म हो गई थी। रशिया एक वन पार्टी स्टेट बन चुका था और ट्रेड यूनियंस को पार्टी कंट्रोल कर रही थी। अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि जो बोल्शेविक्स थे वो सेंट्रल लेवल पर प्लानिंग करते थे और उसकी वजह से, उनकी इस प्लानिंग की वजह से इकोनॉमिकली रशिया बढ़ रहा था। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा था, स्कूलिंग सिस्टम डेवलप हो गया था और कलेक्टिवाइजेशन ऑफ फार्म्स स्टार्ट हो चुका था। सिविल वॉर, व्हाट इज़ सिविल वॉर? सिविल वॉर इज़ द वॉर, यानी कि फाइट बिटवीन 2 कम्युनिटीज़ ऑफ द सेम कंट्री। जब बोल्शेविक्स ने लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर किया था तब रशियन आर्मी टूटना स्टार्ट हो गई थी। तो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट, लिबरल्स और सपोर्टर्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी जो ये नहीं चाहते थे कि लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, उन्होंने बोल्शेविक की अपराइजिंग को कंडेम किया, यानी कि उसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया। और उनको सपोर्ट किसने किया? लिबरल्स और ऑटोक्रेसी के सपोर्टर्स को किसने सपोर्ट किया? फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश और जापानीज सेनाओं ने। इन सभी ने मिलकर बोल्शेविक्स के साथ में लड़ाई करी, फाइट करी। मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, क्योंकि बोल्शेविक्स क्या चाहते थे? पूरी सोसाइटी का हक चाहते थे ज़मीन पर। द बोल्शेविक्स केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक नेशनलाइज्ड ड्यूरिंग द सिविल वॉर। सिविल वॉर के टाइम पे भी बोल्शेविक्स ने नेशनलाइज रखा बैंक्स और इंडस्ट्रीज़ को और एक सेंट्रल प्लानिंग की प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया। रैपिड कंस्ट्रक्शन किया उन्होंने, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया और स्कूलिंग सिस्टम भी एक हद तक उन्होंने अच्छे से डेवलप कर लिया था। स्टैलिन एंड कलेक्टिव फार्मिंग, लेनिन जब नहीं रहे थे तो उसके बाद बोल्शेविक्स की कमांड, बोल्शेविक्स को लीड किसने किया? स्टैलिन ने किया। तो कलेक्टिव फार्मिंग मतलब कि कलेक्टिव फार्मिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? कि जो प्रॉपर्टी थी
पब्लिक प्रॉपर्टी बनाने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बनाने के लिए जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी वो सारी छीन कर उनका सीजर और रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया लोगों की फैमिली के अकॉर्डिंग। स्टेलिन का मानना था कि रिच पीजेंट्स जो थे और ट्रेडर्स थे उन्होंने सप्लाईज़ का स्टॉक अपने पास रख लिया है ताकि ग्रेन्स का शॉर्टेज हो सके और वो बाद में प्रॉफिट लेकर अपने ग्रेन्स बेच पाएँ। तो उनका मानना ये था और इसीलिए उन ग्रेन्स का कलेक्टिवाइजेशन बहुत ज़रूरी था। तो ये जो सिस्टम था कलेक्टिवाइजेशन वाला, तो इस सिस्टम ने फार्म्स को और मॉडर्नाइज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी। वो फार्मर्स जो कलेक्टिवाइजेशन को रेजिस्ट कर रहे थे उनको पनिश किया जाता था या फिर देश निकाला दे दिया जाता था। ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या रहा है रशियन रिवॉल्यूशन का? 1950s में कंट्री में और कंट्री के आउटसाइड में रशियन रिवॉल्यूशन के आइडियल्स पे कुछ भी ठीक नहीं रहा था, लेकिन इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर जिस वे में डेवलप हुई थी, गरीबों को खाना मिल रहा था, उन सब के बाद भी द एसेंशियल फ्रीडम टू इट्स सिटीजन्स वॉज बीइंग डिनाइड। जो सिटीजन्स का एसेंशियल फ्रीडम था वो उनको नहीं मिल पा रहा था क्योंकि फैक्ट्रीज़ में उनको लो वेजेस पे वर्क करना पड़ रहा था, वर्किंग आवर्स ज़्यादा थे। However, it was recognized that social ideals still enjoyed respect among the Russians. लेकिन रशियंस के अंदर जो सोशल आइडियल्स थे उनके लिए अभी भी रिस्पेक्ट थी और हर कंट्री में अब सोशलिज्म को फिर से रीथॉट किया जाने लगा है, उनके आइडियल्स पे फिर से थिंक किया जाने लगा है, सोचा जाने लगा है और उसको डिफरेंट वेज़ में या डिफरेंट वैरायटी के वेज़ में बताया जाने लगा है। सो दैट वाज द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ Russian Revolution. This chapter is completed. I hope you get a complete idea of the chapter and its review. So students, all the best for your PT2. Keep studying.